नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे बात होने वाली है बाजार की। जी हाँ, बाजार की बात शायद आप रोज़ ही चैनल पर देखते हो, लेकिन आज स्पेसिफिक बातचीत होगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए। अगले आधे घंटे बाजार को लेकर जितनी भी हेडलाइंस निकल कर आई हैं इस पूरे हफ्ते, उन हेडलाइंस को आप कैसे समझें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए, ये समझना होगा आपको। हमारे साथ बाजार के दिग्गज भी जुड़ चुके हैं, आदित्य खेमका, जो आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आगे आपकी निवेश की एबीसीडी में और कौन कौन से अल्फाबेट्स जुड़ने चाहिए। आदित्य, हाय, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश यही होती है कि दर्शकों को आसान भाषा में समझाया जाए कि बाजार में हुआ क्या है और वो निवेशक होने के नाते किस किस बात को समझे और किस किस बात को छोड़ दे। तो आप मुझे ये बताइए कि बीता पूरा हफ्ता आप क्या ठीक से सोए हैं? छुट्टी तो नहीं मिली होगी, आपने आराम किया है ना? बतौर फंड मैनेजर तो बहुत स्ट्रेस आपको झेलना पड़ा होगा, हाँ? बिल्कुल कविता। लास्ट का एक हफ्ता ऑब्वियसली बहुत बिजी गया है। लेकिन हमें कोई कंप्लेन नहीं है। ये मार्केट है हमारा, हम ही संभालेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल। होता यही है कि आप जब वो काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है और एक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टर्स के प्रति, वही काम में हम सब भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा अब इसको समझते हैं कि हुआ क्या और इसका आउटकम अब आपके पोर्टफोलियो में कैसा आप आता हुआ देखेंगे। एक एक ट्रिगर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला तो ऑब्वियसली मैं पॉलिसी को लेकर ही आपसे पूछना चाहती हूँ। एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी पॉलिसी, यही कि इसी की उम्मीद हम कर रहे थे मोटा मोटा? हाँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने अनाउंस की है वो मेरे हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी। सी जियोपॉलिटिकली अभी ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस डॉलर को लेके वो क्या करेंगे ये बहुत अनसर्टेन है। जापानीज येन में जो हो रहा है, जापान कैरी ट्रेड को जो हो रहा है वो भी बहुत अनसर्टेन है। तो अभी आरबीआई के लिए रेट पॉज करना या फिर रेट नहीं काटना मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है। और आरबीआई को और डेटा देखना चाहिए। इंडिया में अभी इन्फ्लेशन विद इन एक्सपेक्टेड लिमिट्स है। इंडिया में भी ग्रोथ रीजनेबल लेवल पे है। तो अभी इस समय इंटरेस्ट रेट्स काट के इन्फ्लेशन पे रिस्क लेना शायद उचित नहीं होता, और मेरे हिसाब से आरबीआई ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अच्छा, इस वक्त अगर आदित्य खेमका बाजार में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे होते, तो क्या वो पैसे लगाते कि वो थोड़ा सा रुक जाते, और अगर लगा रहे होते तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लगाते? मुझे तीन चार चीजें इसमें हाईलाइट करनी है। पहली तो ये कि देखिए 2020 से 25 तक जो इन्वेस्टर्स ने रिटर्न बनाया है, वो जो हमारा रियर व्यू है, हम हमें इन्वेस्टर्स को वो चीज भूलनी पड़ेगी। ये जो 20-25% का रिटर्न हर साल का सालाना लास्ट के 4-5 सालों में इंडियन इक्विटी मार्केट में बना है, मेरे हिसाब से वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रन था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड में बहुत बड़ा क्रैश आने के बाद वैसा रन हमें मिला है। तो ना तो हम ऐसा अभी कोई क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड जैसा कोई ट्रिगर नहीं है ऐसा क्रैश क्रिएट करने के लिए। बट हम ये भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि यहाँ से आप 20-25% कंपाउंडेड रिटर्न्स अगले 4-5 साल में बना पाएंगे। हमें लगता है कि निवेशकों को अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10 से 15% के बीच में है, और अगर आपको लगता है कि ये 10 से 15% का रिटर्न आपको रिलेटिवली कम वोलेटिलिटी के साथ मिल सकता है, तो ये बाजार आपके लिए है। इस बाजार में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इस बाजार में आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनियां हैं, कुछ सेक्टर हैं जो बहुत महंगे चल रहे हैं, जहां पे निवेश करने से शायद आपको 10-12% रिटर्न बनाने में भी दिक्कत आए। लेकिन कुछ कंपनियां और कुछ पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहां पे हमें लगता है कि 10 से 15% का रिटर्न अगर आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आप बार बार अपने जवाब में कह रहे हैं इस तरीके का बाजार। अभी इस तरीके का मतलब किस तरीके का बाजार है, ज़रा ये बताइए। अब इसमें बजट शामिल कीजिएगा, यूएस की ट्रेड डील शामिल कीजिएगा, और अगर कोई हेडलाइन आपको लगता है कि पॉलिसी में से निकल कर आ रही है, वो भी अगर क्या फैक्टर हो सकता है? इस तरीके का बाजार बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बाजार मुख्यतः तौर पर एटलीस्ट बड़ी कंपनियों के रूप पर बाजार महंगा लगता है। अगर आप निफ्टी 50 का अपना इतिहास देखेंगे, तो निफ्टी 50 का 20-30 साल का इतिहास हमें यह बताता है कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 20-30 सालों में एवरेज 18 से 19 टाइम पे रहा है। और आज निफ्टी का वही पी मल्टीपल 20 से 21 के बीच में है। और निफ्टी का हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो जो अर्निंग ग्रोथ रही है, जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, वो ऑलमोस्ट 13-14% रहा है। और आज के डेट में निफ्टी का अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 7-8% के बीच में है। तो जो हम पेग रेशियो देखते हैं, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, जो हम पेग रेशियो देखते हैं, निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेढ़ डेढ़ गुना के आसपास रहा है।
और अभी वो नंबर लगभग 2.5 से 3 गुना के बीच में दिख रहा है। तो पेग रेशियो के बेसिस पे क्लियरली निफ्टी 50 जैसे जो पॉकेट्स हैं वो महंगे दिखते हैं। हाँ ये लार्ज कैप्स हैं, हाँ ये ब्लू चिप्स हैं, हाँ इनमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, बट ये आपको पैसे भी कम बना के देंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की अभी हमें कोई खास विजिबिलिटी नहीं है। तो इस टाइप के बाजार में अगर आप निवेश करते हैं और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से आपका 20% का रिटर्न बने या 25% का रिटर्न बने, मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन गलत है। हाँ अगर हम निफ्टी 50 और मिड कैप के नीचे जाते हैं, अगर हम टॉप 250 कंपनी के नीचे जाते हैं, तो जो छोटी कंपनियां हैं, और याद रखिएगा इंडिया में जो स्मॉल कैप का डेफिनेशन वो कंपनियां छोटी नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया में 34,000 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे की कंपनियों को छोटी कंपनियां बोला जाता है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। तो ये कंपनियां छोटी एक्चुअली नहीं है, बट हमारे डेफिनेशन में इनको छोटी कंपनियां बोला जाता है। पर इन कंपनियों में आज के डेट में मुझे ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, कई स्टॉक्स दिख रहे हैं, कई स्टोरीज दिख रहे हैं, जहां पे वैल्यूएशन मल्टीपल भी बहुत करेक्ट हो गया है। 50, 60, 70% के करेक्शन इन स्टॉक्स में हमने देखने मिला है, जबकि अर्निंग्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है इन कंपनीज का। तो उन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 से 15% या उससे ज्यादा रिटर्न भी शायद मिल जाए, लेकिन अगेन वो आपको पेशेंस और टाइम के साथ मिलेगा। नाउ अगर आप बजट की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसिबल बजट था, बहुत ही लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाला बजट था। मैं बहुत एज अ फंड मैनेजर मैं बहुत ही खुश हूं कि सरकार ने हमारी इकोनॉमी के लिए कोई नियर टर्म फिक्स नहीं करके एक लॉन्ग टर्म बजट निकाला है। इस बजट में हमें कई सारे ऐसे मूव्स देखने मिले, जैसे कि आपका पब्लिक केपेक्स का ग्रोथ हो गया, या अगर उन्होंने इनकम टैक्सेस कम नहीं किए हैं। तो इन सब चीजों से क्या है कि सरकार को इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, इंफ्रा में स्पेंडिंग करने के लिए पैसा मिलेगा। हाँ इससे हमारे बैंकिंग पे थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, बिकॉज सरकार को बोरिंग्स करनी पड़ेगी, और एनहेंस हमारी बैंकिंग कंपनियां शायद उतना क्रेडिट ग्रोथ ना दिखा पाए जितना उनको हिस्टोरिकली वो दिखा पाई हैं। बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि सरकार ने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे हमको थोड़ा फायदा हो सकता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, जो ईयू के साथ ट्रेड डील सरकार ने अनाउंस कर चुका है, और यूएस के साथ भी जो ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, जिसका फाइन प्रिंट अभी भी अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं ईयू और यूएस की ट्रेड डील की बातें करूं, तो इससे हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स को फाइनल प्रिंट जब भी हमें मिलेगा, हम ऑब्वियसली और समझ पाएंगे। बट आज की सूरत में हमें ये लगता है कि इन ट्रेड डील से हमारा एक्सपोर्ट्स पे अच्छा पुश आ सकता है। याद रखिएगा, कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी हो, चाहे वो यूएस हो या जापान हो या चाइना हो, ये बड़े जब तभी बने जब इनका एक्सपोर्ट्स में फिनोमिनल ग्रोथ आया। इंडिया में अभी भी वो एक्सपोर्ट्स का फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला। इनफैक्ट लास्ट के 1 साल में, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये इंडियन एक्सपोर्ट्स में काफी वेरिएबिलिटी आई थी। तो हमें लगता है ये एफटीए के कारण एक्सपोर्ट्स में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, नंबर वन। नंबर टू, फाइनल प्रिंट हमें बताएगा कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना आएगा। अगर वो एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छा आता है, तो वो अगेन हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड हेंस इंडिया विल, इंडिया आगे और बढ़ेगा एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम बात इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी को लिहाज से मैं करना चाहती हूँ। देखिए आदित्य, जब भी पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात होती है, हमेशा आप जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं और हमेशा कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन पे आप ख्याल रखिए, लेकिन एक ऐसा समय आदित्य जहाँ पर इक्विटीज़ में आपकी कमाई नहीं हो रही है, सोना चांदी जो है वो चढ़ते हैं और धड़ाम से गिर भी जाते हैं अगले दिन, ठीक है। कॉपर नया तरीका बन रहा है लोगों के इन्वेस्ट करने का, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है उसमें निवेश करना। इस तरह के माहौल में अपनी स्ट्रैटेजी आप बनाए तो आप कहाँ बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पर भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की का वादा मिल रहा हो। अनसर्टेनिटी मैं जानती हूँ हमेशा रहती है बाजार में, और सही तरीके का एसेट एलोकेशन हमेशा आपके जोखिम को कम कर सकता है। ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से हटा सकता है, लेकिन अब इतना असमंजस है, इतनी अनसर्टेनिटी है। एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, लेकिन एसआईपी का निवेशक, हालांकि हमारी बुक्स में हम देख रहे हैं, एसआईपी बुक्स आप देखिए लगातार हर महीना रिकॉर्ड हाई पर रिटेल निवेशक जो है पैसे लगा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत को हमें दाद देनी चाहिए कि इस तरह के बाजार में भी वो लगातार पैसे लगा रहे हैं। 30,000 करोड़ की ज़्यादा का नंबर आया है, बट कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे डगमगा रहा है इतनी अनसर्टेनिटी देखकर। नहीं, ये आपने सच कहा कविता, और ये मैं फील भी कर सकता हूँ। नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स में, हमारे इन्वेस्टर्स और खुद के इन्वेस्टिंग जर्नी में भी अनसर्टेनिटी फील होती है। बट कविता, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आपको इक्विटी हायर रिटर्न्स देता है तो वो इसीलिए देता है कि देयर आर पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
आप बीच में आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ऐसे कई मौके, ऐसे कई पीरियड्स आएंगे जहां आपको नहीं पता होगा कि विजिबिलिटी क्या है, अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी क्या है, रिटर्न्स की विजिबिलिटी क्या है आगे जाके। सो जैसे फिक्स्ड इनकम आपको कम रिटर्न देता है, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम कम रिटर्न के बाद भी आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। इक्विटी आपको ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन फिर भी आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो आपको ज्यादा रिटर्न देता है। तो आज अगर हम 5 साल के बाद ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे हमें आगे की विजिबिलिटी थोड़ी कम है, तो इससे हमें निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें एक्चुअली हिम्मत रख के इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। धैर्य खोने से पैसा खोता है, ये मैंने हिस्टोरिकली देखा है, समझा है। आप धैर्य नहीं खो सकते इस मार्केट में। आपने ये समझना है कि आप जब शेयर खरीद रहे हो, आप एक डिजिटल टोकन नहीं खरीद रहे, आप एक कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हो, आप कंपनी के मालिक बन रहे हो। और अगर आप अपनी कंपनी के मालिक बन रहे हो, तो उसमें उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगले 1 साल में क्या होगा, 1.5 साल में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अगले 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बढ़ा देते हैं, तो नियर टर्म अनसर्टेनिटी, नियर टर्म वोलेटिलिटी आपको कम इम्पैक्ट करती है। आपकी सोच बदलनी पड़ती है आपको। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे, आप इस मार्केट में ना केवल आज भी कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं अगले दशक के लिए। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं, तो जिस तरह आज ग्लोबल सिनेरियो पेंटेड है, इंडिया का जो जियो पॉलिटिकल स्टांस है और इंडिया की जो ग्लोबल पोजिशनिंग हो गई है आज के डेट में, हमें नहीं लगता हम में से किसी को भी ये डाउट है। हम आपने कहा मेरे जैसे कई एक्सपर्ट्स आते हैं आपके चैनल पे, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी भी एक्सपर्ट ने ये डाउट जताया कि अगले 10 साल में इंडिया एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। आई थिंक वो एक कंसेंसस है कि जरूर 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 बनेगा। ये जरूर हो सकता है कि कोई 1 साल में कितना रिटर्न दे पाएगा या 2 साल में कितना रिटर्न दे पाएगा, उसमें हर एक इन्वेस्टर की अपनी राय हो सकती है। बट 10 साल में हर इन्वेस्टर की राय सेम है। तो अगर आपको अनसर्टेनिटी कम करनी है, अगर आपको रिस्क कम करना है, आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा दीजिए, आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है। जितना आप इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्टन करेंगे, उतना आपका रिस्क बढ़ता रहता है, और उतने आपके दिमाग में ख्याल आते हैं कि मैं क्या करूं। जहां तक एसेट एलोकेशन की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो एक नियम है, वो एक कानून है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का। आप किसी भी एक घोड़े पे सारे दांव नहीं लगा सकते। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने वेल्थ को जो आपने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट भी करना है और ग्रो भी करना है। एसेट एलोकेशन आपको प्रोटेक्शन और ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है। इक्विटी में जो कैपिटल ग्रो करना है वो लगाएं, जो कैपिटल प्रोटेक्ट करना है उसको आप फिक्स्ड इनकम में भी लगा सकते हैं। और जो प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, इनमें भी कुछ एक अमाउंट आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आपके अगर ग्लोबल सिनेरियो में कोई बहुत ही मंदी आती है, तो ये मेटल्स आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एसेट एलोकेशन इज ऑलवेज द राइट आंसर इफ यू आस्क मी। तिमाही नतीजों की अगर मैं बात करूं, कितना डिसअपॉइंट हुए हैं आप? कहाँ कहाँ आपको लगा है कि इनलाइन ग्रोथ रही है? नतीजे मुझे लगता है कि मोस्टली बैंक्स एंड एनबीएफसी एंड एमएफआईज में इनलाइन रहे हैं। ऑटोज में इनलाइन रहे हैं। आईटी में काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। हेल्थ केयर इनलाइन रहा है। सीमेंट इनलाइन रहा है। देर हैज बिन डिसअपॉइंटमेंट इन कंजम्पशन कंपनीज, सो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वायर्स एंड केबल्स, बिल्डिंग मटेरियल, वहाँ पे काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। और आईटी प्लेटफॉर्म्स, तो जितनी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज थी, जो डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म कंपनीज थी, और उनके नतीजों में काफी काफी डिसअपॉइंटमेंट देखने मिला है। और ये काफी महंगे स्टॉक्स थे, तो ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं, बिकॉज नॉट ओनली स्टॉक्स महंगे थे, उनके रिजल्ट्स भी जो एक्सपेक्टेड थे उससे कम आए हैं। तो द वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज, उनमें काफी कमी देखने आई है। तो अब मुझे लगता है कि आज भी हमें जब इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें उन पॉकेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे नतीजों पे, अर्निंग ग्रोथ पे विजिबिलिटी आपको रिलेटिवली हाई हो, जैसे कि एक हेल्थ केयर हो गया, या एफएमसीजी हो गया, या कुछ सिलेक्ट बैंक्स और लेंडिंग बिजनेसेस हो गए, जहां पे आपको लगता है कि अर्निंग विजिबिलिटी में ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी। वहां पे आपको आज निवेश करना चाहिए। ये एक स्टॉक पिकर का मार्केट है। क्लियरली यहाँ पे आपको इंडेक्स पे नहीं जाके, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, तो इंडेक्स में नहीं जाके अगर आप इंडेक्स के नीचे की कंपनियों में देखेंगे, तो वहां पे अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप सही स्टॉक सिलेक्ट कर सके या इन्वेस्ट कर सके, या सही फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करें जो स्टॉक पिकिंग अच्छे से करते हैं, तो मुझे लगता है आपके जो रिटर्न एस्पिरेशंस होंगे वो मीट हो सकते हैं। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, बिकॉज अधिकतर लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा रहता है। किस तरह के वैल्यूएशंस आपको अब स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमें वैल्यूएशंस अब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सो मिड एंड स्मॉल कैप एक्चुअली बहुत बड़ा यूनिवर्स है कविता। हमारे भारत देश में हम लार्ज कैप 100 स्टॉक्स को बुलाते हैं, अगले 150 स्टॉक्स को हम मिड कैप बुलाते हैं, और उसके नीचे 5,500 स्टॉक्स को हम स्मॉल कैप बुलाते हैं। तो पूरे 5,500 स्टॉक को लेके मैं कोई भी एक स्टेटमेंट दूंगा, या आप भी कोई एक स्टेटमेंट दोगे, वो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है, 5,500।
तो उसमें क्या है कि देर आर मेनी स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हमें लगता है आज बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत यूफोरिया है और अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही है, या अर्निंग ग्रोथ बहुत कम है कंपेयर टू द वैल्यूएशन। एंड इसलिए वो स्टॉक्स में तो आज भी हम वी विल नॉट एडवाइज इन्वेस्टिंग। हम लोग बोलेंगे कि दूरी रहिए। बट देर आर बट हमारे हिसाब से बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहाँ वैल्यूएशंस बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पहले यूफोरिया था अब नहीं है, एंड हेंस वो करेक्ट हो चुके हैं। और अर्निंग ग्रोथ उनकी ये भी काफी डिसेंट ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ आ रही है। तो वहां पे अगर हम निवेश करेंगे तो वहां अच्छा पैसा बन सकता है। जस्ट टू आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कविता, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया में आज 93,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, क्योंकि टॉप 100 है, तो 93,000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी को हम लार्ज कैप बोल रहे हैं। 34,000 से 93,000 के बीच की कंपनी को हम मिड कैप बोलते हैं, और 34,000 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप की कंपनी को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। यही नंबर्स अगर मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स के दूं, जो कि हमसे 7 गुना साइज है इकोनॉमी का, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट्स में $10 बिलियन यानी कि 90,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को लार्ज कैप बोला जाता है, हमारे यहाँ 93,000 है। यूनाइटेड स्टेट्स में $2 बिलियन यानी कि 18,000 करोड़ की कंपनी से ऊपर और 90,000 करोड़ की साइज के नीचे मिड कैप बोला जाता है, हमारे यहाँ 34,000 करोड़ के ऊपर मिड कैप चालू होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारी परिभाषा जो है लार्ज मिड एंड स्मॉल की, वो बहुत पुरानी आउटडेटेड हो चुकी है, उसे अपडेट करना चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स को दिमाग में जो ये है कि स्मॉल कैप रिस्की होते हैं या स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वो एक्चुअली आज के डेट में उतना ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो ले लिया कि स्मॉल कैप रिस्की होते हैं, बट हमने वेस्टर्न डेफिनेशन नहीं लिया कि स्मॉल कैप होता क्या है। हम्म, थोड़ा सा एआई पर मुझे बात करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हाहाकार मचा चुका है ग्लोबल बाजारों में डेफिनेटली। अच्छा, हमारे बाजारों के लिए और हमारे निवेशकों को अब ये थीम पकड़ना कितना ज़रूरी हो गया है आपके मुताबिक? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉकेट है। मुझे मेरे 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 मन में कोई डाउट नहीं है कि ये शायद अगले 10-15 साल में एक बहुत बड़ा थीम, मेगा थीम बन सकता है। हाउएवर अगर मैं देखूं इंडियन कंपनीज में, देर आर बहुत बहुत कम कंपनीज हैं जो इस थीम पे आज के डेट में किसी मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट हैं। एंड जो हमारी लार्ज आईटी कंपनीज हैं, भले ही वो इन्फोसिस हो या वो HCL हो, TCS हो, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने कुछ बहुत बड़ी पहल करी है अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बोट छूट जाएगी इन लोगों से। लेकिन हमने पास्ट में जब भी देखा है ऐसा नया कोई ट्रेंड आता है, ये बड़ी कंपनियां उन ट्रेंड में डे वन पे नहीं घुसती। ये एक्चुअली वेट करते हैं टू सी कि कैसे वो स्पेस इवॉल्व हो रहा है। एक बार इन्हें समझ में आ जाता है कि वो स्पेस किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, ये फिर उस दिशा में जाके वहां कोई बड़ा अक्विजिशन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बैलेंस शीट पे पैसे होते हैं, कैश होता है। तो ये उस कैश को यूज करके बड़ा अक्विजिशन कर लेते हैं, और फिर उस अक्विजिशन को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके अब अपना खुद का AI इकोसिस्टम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज में AI का ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और आ भी रहा है। लेकिन अगर यही आईटी कंपनीज AI को अडेप्ट करती हैं बाय बाइंग, या किसी ऐसे इनऑर्गेनिक डिसीजन से, जिसमें किसी कंपनी ने AI के बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सूट्स डेवलप किए, उसको खरीद लिया जाए अगर, तो ये बहुत बड़ी इकोसिस्टम्स फिर वापस डेवलप कर सकती है, री इन्वेंट कर सकती है अपने आप को। तो AI बहुत बड़ा थीम होगा, बट आज के डेट में इंडियन निवेशकों के लिए AI को खेलने के लिए आप AI के एंसिलरीज खेल सकते हैं। जैसे AI के लिए डेटा सेंटर्स लगते हैं, AI के लिए आपको पावर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप पावर के स्टॉक्स खेल सकते हैं। AI के चिप्स बनाने में या वो CPUs बनाने में आपके लिए सिल्वर का यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो आप सिल्वर की कंपनीज खेल सकते हैं। तो ये एंसिलरी प्लेस खेल सकते हैं, बट प्राइमरी AI प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्लेस आज बहुत ही लिमिटेड है इंडिया में। हम्म। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ा सा कंजम्पशन थीम पर मुझे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी राय बटी हुई कभी कभी सामने आती है। कुछ का ये मानना है कि जिस बड़े पैमाने पर हमने ऐलान होते हुए देखे थे, उनका इफेक्ट तो हमें धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देगा आने वाली कुछ तिमाहियों में। कुछ का ये कहना है कि अब ये जितना आना था उतना आ चुका है। छोटा छोटा कुछ पॉकेट्स में अगर हमें आता हुआ दिखाई दे, कंजम्पशन बहुत बड़ा बास्केट होता है, क्योंकि सब जगह समान तरीके से आप इसका फ़ायदा पहुँचता हुआ नहीं देखेंगे कंपनियों को। कुछ का कहना है कि अब जितना था उतना ही है, अब इसके आगे कुछ हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं बनाकर रखनी चाहिए। आपका स्टैंड क्या है, और ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट में आप किसको आगे देख रहे हैं, पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे और तीसरे पायदान पे? तो हमने कंजम्पशन को, कविता, एक्चुअली दो तरीके से देखा है। हम उसको नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी के व्यू में देखते हैं। बिल्कुल। नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन क्या होता है? ये वो खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी इनकम बढ़ रही हो या घट रही हो, ये खर्चे आपको करने पड़ेंगे। जिसमें से पहला मेरे हिसाब से हेल्थ केयर आता है, दूसरा एजुकेशन आता है,
और तीसरा कुछ हद तक मैं बोलूंगा जो आपकी एग्जिस्टिंग लोन्स है उनकी सर्विसिंग आती है, स्पेशली अगर वो लोन होम लोन है तो आई थिंक ये तीन जो होम लोन तो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड होम लोन सर्विसिंग, आई थिंक ये बाय एंड लार्ज नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, ये करने ही पड़ेंगे रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी इनकम किस दिशा में जा रही है। और जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होता है जिसमें कपड़ा, मकान, नया घर, मैंने से मकान, नया घर, एंड यू नो लग्जरी आइटम्स और प्रीमियमाइजेशन आइटम्स, ये डिस्क्रिशनरी हैं। तो नॉन डिस्क्रिशनरी में हमें नहीं लगता कि आज के डेट में कोई भी चिंता करने की वजह है, क्योंकि इनकम टैक्स कम हुआ है, यस, जीएसटी कम हुआ है, यस, तो ये तो एनीवेज इनकी जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी। जो नॉन डिस्क्रिशनरी है उसमें एक बार जीएसटी रैशनलाइजेशन और इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन से शायद एक बार इम्पेटस तो आया है, कंपनियों ने अच्छा नंबर रिपोर्ट किया है, मंथली वॉल्यूम नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, ऑटोज के भी, ऑटो एंसिलरीज के भी, एंड सम ऑफ दी एनबीएफसीज, उन्होंने अच्छा लोन ग्रोथ दिखाया है, बिकॉज कंज्यूमर्स अब बोरो करके वापस स्पेंड करना चाह रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है ये ट्रेंड अभी अर्ली ट्रेंड्स हैं, ये अभी काफी समय नहीं बीता है कि हम इस पे एक फाइनल कॉल ले पाए कि ये जो जीएसटी कट और जो इनकम टैक्स कट है ये स्ट्रक्चरली कंजम्पशन को रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं। हमने ये जरूर देखा है कि पास्ट में ऐसे जब भी स्टेप्स लिए गए हैं उसका इम्पैक्ट मोटा हमेशा टेम्पररी रहा है, ये स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट नहीं आता है। देखिए, स्ट्रक्चरली हायर कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ हायर इनकम से आ सकता है, और वो हायर इनकम के लिए जीडीपी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ में जो डोमेस्टिक मार्केट का हमारा ग्रोथ रहा है वो हमेशा से अच्छा रहा है, स्टेबल रहा है, और वो हमें नहीं लगता ज्यादा चेंज होने वाला है यहाँ से। हमें लगता है आपका जीडीपी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो एक्सपोर्ट से आना चाहिए। एंड वहीं पे हमें जो यूएफटीए और यूएसएफटीए हो रहा है उसके लिए हमें ज्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत है। अगर वो हमारे एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी, हमारा कंट्री रिचर बनेगा, इंडिविजुअल्स रिचर बनेंगे और जॉब्स क्रिएट होंगे, तो फिर कंजम्पशन स्टोरीज बहुत अच्छा करेंगे यहाँ से। एब्सोल्युटली, इन सब पे नज़र बनाकर हम रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आप भी इतने समय से बाजार से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनली भी, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या पूरी तरह से इक्विटी ओरिएंटेड है? आपने कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है? सो एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं, मैंने अपने पोर्टफोलियो को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है, चार भागों में। पहला पार्ट इजी है, कैश 10%। वो कैश 10% मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि इमरजेंसीज के लिए, या अगर मुझे कभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिला तो मैं वहां उस पैसे को डिप्लॉय कर सकूँ। दूसरा पोर्शन है 30% का, वो है इक्विटी। एक्चुअली 30 नहीं है, 40 है, 40% इक्विटी है। तो इस 40% इक्विटी में से 30% मैंने नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में रखा है। मैं यहाँ पे इंक्रेड में एक हेल्थ केयर फंड चलाता हूँ, तो 30% ऑफ मेरा नेटवर्थ उस हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्टेड है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कंजम्पशन स्टोरी है या ये जो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, कल को जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, हमारी इकोनॉमी में कुछ भी हो जाए, इन कंपनियों का मुनाफा तो ग्रो करेगा, ये कंपनियां टॉप लाइन ग्रो करेंगी, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे एज हो रहा है, हमारे हेल्थ फैक्टर्स खराब होते जा रहे हैं और हमें दवाइयों की, हेल्थ केयर की कंसिस्टेंटली ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो 30% मेरा जो 40, मैं टोटल 40% इक्विटी है, उसमें से 30% हेल्थ केयर है, 10% नॉन हेल्थ केयर है। इसमें मैंने कुछ पीएसयू बैंक के ईटीएफ लिए हुए हैं, मैंने कुछ डिफेंस के ईटीएफ लिए हुए हैं, जहाँ ऐसे पॉकेट जहाँ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। हालांकि नियर टर्म में हेडविंड्स हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वहां जरूर पैसा बनेगा। तो 10% मैंने वैसे ईटीएफ लिए हुए हैं। तो ये 40% मेरा इक्विटी हो गया, 10% मेरा कैश हो गया, 20% मेरा पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स हैं। ये मेरा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग है, गोल्ड एंड सिल्वर एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, रुपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट भी ये मुझे हेल्प करता है। और मुझे ये भी लगता है कि आगे जाके अगर जियो पॉलिटिकली सब कुछ खराब हो जाता है, ट्रम्प, पुतिन, नेतन्याहू, शी जिनपिंग, मोदी जी अगर ये कॉमन पेज पे नहीं आ पाते हैं, तो गोल्ड सिल्वर एक ऐसा एसेट क्लास है जो मेरी परचेसिंग पावर को बरकरार रखेगा। उसके अलावा मेरे पास 30% रियल एस्टेट है, ये भी रियल एसेट है। और कल को अगर मानो अगर जियो पॉलिटिकली सब कुछ खराब हो जाता है, तो रियल एसेट्स, रियल एस्टेट बीइंग रियल एसेट, इन ये भी मेरी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरा पर्सनल कैपिटल एलोकेशन आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 50% जिसमें 40 इक्विटी, 10 कैश, और बाकी 50% जिसमें 20 गोल्ड एंड सिल्वर और 30 रियल एस्टेट। ये जो 50% है जिसमें रियल एस्टेट और गोल्ड सिल्वर है, ये जियो पॉलिटिकली सब कुछ खराब हो जाएगा, दुनिया अगर एकदम ही गलत दिशा में चली गई, तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और बाकी जो 50% है कैश प्लस इक्विटी, ये मेरा ग्रोथ कैपिटल है। ये अगर दुनिया सही चलती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो ये मुझे मेरे वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आदित्य, आपने काफ़ी सारी बातों को बहुत आसान भाषा में समझाया, काफ़ी जटिल कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत आसानी से दर्शकों को अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से समझाया। शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए इसी के साथ निवेश के एबीसीडी के आज के इस एडिशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।